हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन, जैसा कि आप जानते हैं, कि अपनी एक इमेज बनाना, कंपनी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है और उस ब्रांड वैल्यू को आगे बढ़ाना और उसकी रक्षा करना एक पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट का काम होता है। हर कंपनी पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हायर करती है जो कि कंपनी की ब्रांड इमेज की रखवाली करता है। जैसे हम कहते हैं ना, गेट पे एक रक्षक है, मतलब हमारा जो गेट कीपर होता है, या हम उसको कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो हमारी कॉलोनी की रक्षा करता है, हमारे घर की रक्षा करता है। उसी प्रकार से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है, वो पब्लिक पब्लिक के अंदर कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बनाने का काम करता है। साथ में अगर कंपनी की कोई नेगेटिव इमेज बन रही है, उसको दूर करने का काम भी पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट का होता है। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट काफ़ी और काम करता है, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है कोई कंपनी, तो उसको वहाँ पर लोगों के बीच में पहुँचाना, उसकी अच्छी इमेज बनाना, उसकी बेनिफिट्स को बताना, साथ में उसकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, उसको बढ़ाना, ये सारे काम पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल की पब्लिक रिलेशन के। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि गूगल ने जब एक समय 2014 में जो काफ़ी भयंकर एक वायरस फैला था इबोला करके, तो उस समय अपने गूगल ने एक कैंपेन चलाया था इबोला वायरस के खिलाफ 2014 में। कि उसने ये क्या किया था कि वहाँ के लोग जो वहाँ पर मर रहे थे, उनके लिए डोनेशन इकट्ठा करने का काम गूगल ने किया था। तो उस समय उन्होंने वेबसाइट में एक कैंपेन चलाया था कि कोई भी अगर उनकी वेबसाइट से $1 डोनेट करेगा तो वो खुद $2 डोनेट करेंगे। तो उसका मतलब ये था कि कोई भी अगर $1 डोनेट करता है, वो उसका दुगना डोनेट करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि उनकी एक वैल्यू बनी, मार्केट में सिंपैथी बनी कि गूगल इतना कुछ कर रहा है, वायरस से पीड़ित लोगों के लिए इतनी मदद कर रहा है। उसको देखते हुए उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसके बाद उनको इसका फ़ायदा भी मिला। उनके जो ब्रांड वैल्यू है, जो उनका रेवेन्यू है, वो 7.5 मिलियन बढ़ गया था 2014 के अंदर। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बहुत बड़ा कम्युनिकेशन माना जाता है। इसके अंदर पूरी कंपनी का जो कम्युनिकेशन साइकिल है, उसको फॉलो किया जाता है। पब्लिक रिलेशन भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जैसे पब्लिक रिलेशन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन काफ़ी और सोर्स का सहारा लेता है अपने कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की अगर हम अभी शुरुआत के कुछ टूल्स की बात करें, तो व्हाट्सएप, वीचैट, ज़ूम, जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं 8 से 10 लोगों की। तो वो आजकल के नए टूल्स हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के। और वैसे दो तरीका का होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम इसको देखते हैं क्या क्या होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो वो कम्युनिकेशन जो एक कंपनी है उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज हैं, उनके आपस में जो रिलेशन है, जो बॉस का एम्प्लॉय से रिलेशन है, वो हर बात शेयर करता है कि नहीं, हम अपने एम्प्लॉय को कैसे रखते हैं, स्टेक होल्डर्स जो हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं, उनसे हमारे कैसे रिलेशन हैं। तो ये हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं। हमारा इनसे कम्युनिकेशन एज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो भी कंपनी होती है उनका इंटरनल रिलेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन इनके थ्रू बनता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कोई मीडिया हाउस है, उससे हम अच्छी अपनी रिलेशन बना के रखते हैं, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें अपने प्रोडक्ट के ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है या प्रोडक्ट को आगे विस्तरित करना है, तो उसके लिए मीडिया बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि मीडिया से सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी कोई भी कंपनी हासिल कर सकती है। दूसरी एजेंसी, काफ़ी ऐसी पीआर एजेंसीज़ हैं, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ हैं जो वर्क करती हैं फॉर प्रमोशन ऑफ योर कंपनी, प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट। काफ़ी उसके बाद है चैनल पार्टनर्स। गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे आप कोई भी कंपनी है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल आपके रिलेशंस होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि कोई भी बिल आपको पास कराना है तो आपको पॉलिटिकली पावर की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको पॉलिटिकल परमिशन की ज़रूरत रहती है एज अ कंपनी के अंदर। आपको बड़े बड़े टेंडर अगर पास करवाने हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी, और आपके अगर पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हैं, देन आप उसको आसानी से पास करा पाएंगे और साथ में आप अपना काम अच्छे से करवा पाएंगे। कुछ और भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक रहती है, जनरल ऑडियंस तक हमको अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पब्लिक ही डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। उसकी मार्केटिंग जितनी होगी, जितना यूजर्स और कंज्यूमर उसको यूज़ करेंगे,
उससे ही उसकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग पब्लिकेशन, पब्लिक रिलेशन और काफ़ी और चीज़ें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर आती है। वैसे ही दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होते हैं। अब टूल्स एंड टेक्निक ऑफ पीआर, पब्लिक रिलेशन के टूल्स एंड टेक्निक क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक रिलेशन का काम है ब्रांड इमेज या ब्रांड वैल्यू, किसी भी कंपनी की इमेज बनाना, रेपुटेशन को बनाए रखना, साथ में गुडविल बनाना, कोई भी कंपनी की कोई नेगेटिव इमेज उनकी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, उनकी जो नेगेटिव रेपुटेशन बन रही है उसको दूर करना, पब्लिक के अंदर उसकी जो एक छवि है पॉजिटिव उसको बनाए रखना, और नेगेटिविटी कुछ भी अगर कंपनी के अंदर आ रही है तो उसको रोकना, ये सब काम पब्लिक रिलेशन के अंदर होता है। तो उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टूल्स के बारे में हम इस स्लाइड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस एट पब्लिक इवेंट्स, प्रेस रिलीज, न्यूज़ लेटर, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं अब कंपनी की इमेज को बढ़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंडेंस एट पब्लिक इवेंट। कोई भी पब्लिक इवेंट में आप कोई मान लीजिए कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकती है कंपनी, कोई पब्लिक इवेंट्स में जाकर अपने बारे में बता सकती हैं कि हम क्या हैं, हम क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च की एक सेरेमनी भी होती है, वो जाकर आप कर सकते हैं, वहाँ इनवाइट कर सकते हैं उन लोगों को जो आप टारगेट कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो वो उससे आपको सीधा प्रभाव पड़ता है पब्लिक के माइंड पे कि ये क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो उसको पास से देख सकते हैं। दूसरा है प्रेस रिलीज, जो सबसे कॉमन तरीका है पब्लिक रिलेशन टूल्स के अंदर। पब्लिक प्रेस रिलीज कई तरह से आप कर सकते हैं, पेपर के थ्रू, रेडियो, टेलीविजन, ऑनलाइन मीडिया में भी हम प्रेस रिलीज कर सकते हैं। प्रेस रिलीज एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो पूरी चीज़ समझा देता है कंपनी के बारे में, उसमें पूरी डिटेल शॉर्ट में पता चल जाती है कि प्रोडक्ट क्या है, वो क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्विसेज हैं, उससे क्या बेनिफिट्स रहेंगे, और बाकी चीज़ें भी शॉर्ट में पता चल जाती है अगर कोई पब्लिक प्रेस रिलीज पढ़ता है तो न्यूज़ के थ्रू, और काफ़ी न्यूज़ हैं, आप न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, टेलीविजन, रेडियो के थ्रू प्रेस रिलीज रिलीज होती है। उससे आसानी से लोगों को पता चल जाता है कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उसकी क्या खूबियाँ हैं। न्यूज़ लेटर भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यूज़ लेटर जैसा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। ब्लॉगिंग दो प्रकार की होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग भी होती है और एक होती है ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो ब्लॉगिंग जैसे आप ट्विटर पे कुछ भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप अगर कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो वो माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये माइक्रो ब्लॉगिंग के एक एक आधार है, इसके थ्रू माइक्रो ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉगिंग आप जान सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट के थ्रू हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखते हैं या अपडेट बताते हैं तो वो ब्लॉगिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला पब्लिक रिलेशन टूल है आज के समय में। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम कैंपेन चलाते हैं कई तरह के, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वेबसाइट में एड्स चलाते हैं और लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं। टारगेटेड लोगों तक पहुंचने का काम हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। उसमें हम क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटिव इमेजेस, ग्राफिक्स का क्रिएशन करते हैं और साथ में उसको प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जैसा मैंने आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में बताया था कि आजकल जो लेटेस्ट टूल्स यूज हो रहे हैं उसमें जूम ऐप है, जो आजकल काफी चल रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग्स हो रही हैं ऑफिस की तो वो जूम ऐप पे हो रही हैं। उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम भी कई लोग यूज कर रहे हैं, कई कंपनी यूज कर रही है अपनी टीम से बात करने के लिए। इस समय जो घर पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मीटिंग जूम ऐप पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे काफी ज़्यादा चल रही हैं। बाकी व्हाट्सएप, वीचैट ये भी एक फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीटिंग कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन प्लान बना सकते हैं। टेलीग्राम और बहुत सारे और जितने भी पीआर टूल्स मैंने आपको बताया वो भी इसके अंदर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। जितने भी एडवर्टाइजमेंट टूल्स हैं, पीआर टूल्स हैं, सब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं क्राइसिस कम्युनिकेशन के बारे में। क्राइसिस से आप क्या समझते हैं? क्राइसिस जो चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़, अनवांटेड सिचुएशन पैदा हो जाना जिसकी उम्मीद आप नहीं करते, वो शॉर्ट पीरियड में कोई भी आपके विपदा आ जाना कोई भी कंपनी के अंदर,
और जिसके लिए आप तैयार नहीं है और मगर वो विपदा आ गई है, तो उसके लिए कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है कंपनी में, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में आपको समझ में आएगा, इस स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं। तो क्या होता है कि जब क्राइसिस कम्युनिकेशन होता है तो उसमें डील किया जाता है रेपुटेशन आपकी, अगर इंडिविजुअल की या कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो खराब होती है। क्राइसिस का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा आपकी कंपनी के ऊपर, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट के खिलाफ आप कैसे काम कर रहे हैं वही क्राइसिस कम्युनिकेशन के अंदर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि जो आपकी बिगड़ती हुई रेपुटेशन है, जो लोगों के मन में बुरी धारणा बन रही है आपकी कंपनी के बारे में, उसको जल्द से जल्द दूर करना वो क्राइसिस कम्युनिकेशन में होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत टाइम लगता है एक कंपनी को अपनी इमेज बनाने में, मगर कुछ सेकंड में वो इमेज चली जाती है, और एक बार वो इमेज चली जाती है तो उसको बनाने में कई साल लग जाते हैं। तो वही चीज क्राइसिस कम्युनिकेशन करता है कि जल्द से जल्द अगर कोई कंपनी के ऊपर कोई विपदा आई है उसको दूर करे, साथ में उसको दूर करने के लिए जो उपाय वो अपना सकते हैं वो जनता तक भी पहुंचाएं कि हम ये कर रहे हैं, और अपने आप को क्लियर करें, जनता के मन में कोई भी ऐसी भावनाएं पैदा ना होने दें जो आपकी कंपनी के खिलाफ अच्छी नहीं हो। तो यही क्राइसिस कम्युनिकेशन के अंदर होता है। अब क्राइसिस कम्युनिकेशन किस प्रकार के होते हैं? क्रिमिनल अटैक्स, क्रिमिनल अटैक हो गया, कोई विपदा आ गई, जैसे मैंने बताया अर्थक्वेक आ गया, आपकी बिल्डिंग गिर गई या आपके ऑफिस में आग लग गई, या मान लीजिए आपका जो बॉस है, जो ओनर ऑफ द कंपनी है, उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, या वो बैंकरप्ट हो जाता है, या उसके पास पैसे नहीं होते कंपनी चलाने के। कई तरह की विपदा हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं और कई तरह के क्राइसिस हैं जो कंपनी झेलती है। उससे आप कैसे लड़ सकते हैं वो इस क्राइसिस कम्युनिकेशन में बात होती है उसकी। अब क्राइसिस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या है? अब ये मैनेजमेंट वही चीज है कि आप कैसे क्राइसिस को दूर करेंगे, उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके बारे में भी इसमें पता चलेगा आपको। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में ये होता है कि आप सबसे पहले थ्रेट को पहचानते हैं कि क्या थ्रेट आया है। उस थ्रेट को निपटने के लिए आप प्लान बनाते हैं कि हम क्या प्लान बना सकते हैं, उसके लिए क्या डिसीजन होनी चाहिए, कैसे हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, कौन सी टीम मेंबर्स होंगे, उन टीम मेंबर्स की एक मीटिंग होगी, वो टीम मेंबर्स उसके बाद एक वो तय करेंगे कि हमें क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है। और काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके लिए काफ़ी सीनियर्स लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो मीटिंग करके उनकी एक टीम बनाई जाती है, वो टीम इसको टैकल करती है पूरे एक प्लान के साथ। अब कैसे होता है ये देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर क्राइसिस आता है तो उसको हम पहले समझेंगे कि वो क्राइसिस क्या आया है, उसने हमारा कितना नुकसान किया है। उसके बाद जब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्राइसिस है, इसको हम कैसे निपट सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लान बनेगा। उसको प्लान बनाने के बाद हम एक टीम तैयार करेंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की, सीईओ की, जिसमें ये तय किया जाएगा कि हम ये कौन से लोग होंगे जो इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद एक ऐसी टीम बनेगी जो नोटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को हैंडल करेगी। मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन सिस्टम है कि आप जल्द से जल्द अपने जो भी लोग हैं, मान लीजिए ऑडियंस है या अपने स्टेक होल्डर्स, क्योंकि स्टेक होल्डर्स एंड ऑडियंस दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इस समय कंपनी के लिए। क्योंकि स्टेक होल्डर वो होते हैं जो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो आप पे पैसा लगा रहे हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं। आपको जल्द से जल्द उनसे कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन के जैसे आप जानते हैं फोन, ईमेल, ऐसे कुछ माध्यम है, आप तुरंत उनके पास पहुंच सकते हैं। कोई भी गलत न्यूज उन तक पहुंचने से पहले आपको उनको इसकी रियलिटी से अवगत कराना है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ में लोगों तक भी आपको इस चीज को जल्द से जल्द पहुंचाना है। तो उसका एक तरीका है, न्यूज में आप तुरंत रिलीज कर सकते हैं, या आप कोई भी ऑडियो जारी कर सकते हैं या ईमेल जारी कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट तरीका है ऑडियंस तक पहुंचने का वो है ट्विटर। ट्विटर के थ्रू आप ट्वीट करके जानकारी दे सकते हैं कि ये क्राइसिस आई है, इसकी रियलिटी क्या है और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपके खिलाफ कोई नेगेटिव, आपका कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ कोई नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है, आपकी गलत न्यूज फैला रहा है आपके बारे में, तो आप उसको तुरंत क्लियर कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, ताकि जनता के मन में वो गलत न्यूज ना फैले आपकी कंपनी के बारे में और आपकी इमेज खराब ना हो कंपनी की और बदनामी ना हो। तो उसके लिए ट्विटर आप यूज कर सकते हैं। तो ये टूल्स हैं, आप कैसे जल्द से जल्द अपनी क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। अब इसमें कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्राइसिस आने के बाद शांत नहीं बैठना है, क्विक एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। अपने टीम मेंबर्स जो भी एम्प्लॉयज हैं आसपास, उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपके अंदर
जितने भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको आप पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दीजिए, साथ में उनसे अच्छा रिलेशन बनाइए। किसी को आपको ह्यूमिलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वजह से ये हुआ है। सबके साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना है। साथ में जितने स्टेक होल्डर्स हैं आपकी रेगुलरली उनसे बात होनी चाहिए। साथ में उसका प्लान जैसे तैयार कर रहे हैं तो उनसे रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली जो भी चीज़ें आपको खुल के बतानी चाहिए, इसमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कोई भी क्राइसिस कंपनी में आता है तो खुल के आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। आपको जो लगता है कि आपने सही किया है और आपके साथ गलत हुआ है उसके बारे में जनता के सामने खुलकर आना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अब आखिरी पॉइंट इसका है पोस्ट क्राइसिस एनालिसिस। पोस्ट क्राइसिस एनालिसिस में होता है जब क्राइसिस हमने सुलझा ली उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमने जो कदम उठाए, जो हमने प्लान बनाया वो कितना सक्सेसफुल रहा या उसमें क्या कमी रही, और जो कमी रही उसको आगे हम कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके बारे में इसमें चर्चा होती है। अब हम बात करते हैं इथिक्स इन पीआर। पब्लिक रिलेशन, मैंने आपको जैसा बताया है कि पब्लिक रिलेशन एक भगवान की मूर्त के रूप में काम करता है, कि उसको हम मानते हैं। पब्लिक रिलेशन की मतलब यह है कि एक गुडविल बनना, किसी कंपनी को हम समझते हैं कि उस पर भरोसा करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे हम भरोसा करते हैं, तो उसका जिम्मेदारी पब्लिक रिलेशन की रहती है कि वो जो हमें बता रहा है वो एक ट्रस्टवर्ती इंसान है, वो ट्रस्टवर्ती है, लोग उसको मानते हैं और ये समझते हैं कि जो वो बता रहा है वो सही है। मगर ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसी पीआर एजेंसीज हैं जो गलत न्यूज़ फैलाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बता देती है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मगर उसकी रियलिटी कुछ और होती है। तो वो गलत चीज़ होती है, वो अनफेयर मीन्स ऑफ थिंग्स यूज़ करते हैं, रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। वो एक रिस्पॉन्सिबल वे यूज़ करते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। भले ही वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, मगर वो उसको इतना अच्छा बनाकर पेश करेंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जानते हैं आप कैसे आप विजुअली उसको कितना अच्छा दिखा के प्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो उतना अच्छा होता नहीं है प्रोडक्ट। मगर पब्लिक रिलेशन की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो ये चीज़ें करती हैं, तो वो पब्लिक रिलेशन की एथिक्स के काफ़ी खिलाफ होता है। जो पब्लिक रिलेशन के खिलाफ होता है एथिक्स के, वो बहुत ही बेकार माना जाता है। तो एथिक्स पूरे फॉलो होने चाहिए। अगर कोई भी कंपनी का पब्लिक रिलेशन एथिक्स के खिलाफ जाता है तो वो कंपनी बहुत जल्दी डूब जाती है। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर हर कंपनी जो भी एथिक्स फॉलो करती है वो कंपनी हमेशा सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई पर जीती है। वो वही चीज़ दिखाती है जो उनकी कंपनी दे पा रही है, वो चीज़ें नहीं दिखाती जो उनकी कंपनी दे ही नहीं रही है। तो अगर हम पब्लिक रिलेशन की एथिक्स की बात करें तो काफ़ी चीज़ इसमें आती है। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कोई भी कंपनी की, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रूथनेस होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो एक पब्लिक रिलेशन के अंदर होनी चाहिए। अब इश्यूज क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने इश्यूज तो आपको बता ही दिया कि क्या क्या इश्यूज आते हैं, कि वो रियलिटी के खिलाफ हैं, बायस्ड अप्रोच जो इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी नेगेटिव इमेजेस। अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी बन रहा है तो उसको वो पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि इथिक्स के खिलाफ है। कंपनी को प्रमोट करने के लिए भी वो अनएथिकल यूज़ करते हैं चीज़ों की, जो कि इथिक्स के खिलाफ रहती है। इथिकल स्टैंडर्ड्स इन इंडस्ट्री, तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। उसमें है इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, एडवोकेसी एंड फेयरनेस। तो अब हम समझते हैं कि एक चीज़ को क्या होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमारी कंपनी हॉनेस्ट होनी चाहिए। जो पब्लिक रिलेशन संभाल रहा है वो हॉनेस्टी से सब चीज़ें बताएं, मॉरल वैल्यूज़ को पूरी तरह से फॉलो करे। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो इफिशियंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो आप बता रहे हो वो सच्चाई, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला है या कुछ भी चीज़ उसमें यूज़ हुई है उसके बारे में आप बताइए। एडवोकेसी, एडवोकेसी होनी चाहिए। एडवोकेसी मतलब होता है कि एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, वो एडवोकेट है उस प्रोडक्ट का। उसको लोग मानते हैं कि ये जो बता रहा है सच है, ये जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं वो असली है, मतलब उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो असली है, तो हम उस पर बिलीव करते हैं। तो एज अ एडवोकेट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या पब्लिक रिलेशन पीपल्स जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से पेश करें,
साथ में नेगेटिव चीजें ना फैलाएं, साथ में जो कंपनी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीजें ना दिखाएं जो उसमें यूज ही नहीं है, उसको बड़ा चढ़ा के ना दिखाएं, जो रियलिटी है उसी को पेश करें। फेयरनेस, फेयरनेस होना चाहिए, भले आपको कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा हो चाहे आपसे बुरा हो, मगर आपको उसमें फेयरनेस रखना चाहिए। आपको अनएथिकल यूज नहीं करना चाहिए वे उसको नीचे दिखाने के। फेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपको कॉम्पिटिटर अच्छा है आपसे, मगर आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे अच्छा होने की कोशिश करनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट ये नहीं कर सकता है कि उसको नीचे दिखाने के लिए, भले ही आप कमजोर हैं तो उसकी आप बदनामी करें बेवजह, उसको अनएथिकल वे से उसकी बेकार बुरी इमेज बनाए पब्लिक के सामने। तो कुछ टूल्स होते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए इथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पब्लिक रिलेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑडिट क्या होता है। कम्युनिकेशन ऑडिट होता है कोई भी कम्युनिकेशन अगर कोई कंपनी के बीच में हो रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वो कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखना कम्युनिकेशन ऑडिट में होता है। मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनली किसी कंपनी के बीच में, ये कंपनी के हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं दूसरे लोगों से, हमने क्लाइंट से, है ना, मगर वो किस प्रकार से चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्या क्लाइंट से या हो पा रहा है, तो इस सब को समझना कम्युनिकेशन ऑडिट में माना जाता है। मान लीजिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, तो उस इंफॉर्मेशन को वो सही से प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसको कुछ बैरियर मिल रहा है इस कम्युनिकेशन को प्राप्त करने में, या वो उसमें कुछ समझ नहीं पा रहा है, या हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है अपने क्लाइंट से या अपने स्टेक होल्डर से, तो ये सब कम्युनिकेशन ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस कम्युनिकेशन एरर्स को, जो एरर्स हैं कम्युनिकेशन के बिटवीन आर ओन एम्प्लॉय, मतलब मान लीजिए इंटरनली अगर हम बात करेंगे तो एम्प्लॉय या स्टेक होल्डर दो लोग हैं, उनसे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हम जो उनको बताना चाह रहे हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या हमारे क्लाइंट्स को जो हम देना चाह रहे हैं वो हम दे नहीं पा रहे हैं, और जो हम उनको मैसेज भेज रहे हैं वो उसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक एरर है कम्युनिकेशन, तो उसको एरर को सुलझाना और सही करना वो कम्युनिकेशन ऑडिट में होता है। तो अब कम्युनिकेशन ऑडिट हम कैसे कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑडियंस क्या है, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें हम ये फाइंड करते हैं कि हमारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट क्या है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, भले ही वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। गोल जैसे मैंने आपको बताया, गोल यही होता है कि हमें अपने ऑडियंस तक, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है उन तक हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपरली पहुंचाना, वो उसको अच्छे से समझ सके, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसमें गोल ये भी रहता है कि मान लीजिए कि आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी पास्ट में कम्युनिकेशन करते वक्त, जो आप दोबारा दोहराना नहीं चाहते, तो उसको भी आप समझेंगे। उस समय आपने क्या अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास थी, या आप उसको मान लीजिए आपने किसी ने कम्युनिकेशन किया वो सही से नहीं समझ पाया उस चीज को, और आपने भी फिर उसको जाने दिया कि ठीक है चलो जाने दो, तो वो आपकी एक मिस्टेक हो गई, तो आप उसको सुधार सकते हो। उस समय आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि आप उसको एक और बार बात कर सकते थे, उसको ईमेल के थ्रू या पर्सनल कॉल करके आप उससे बात करके अपने जो कम्युनिकेशन एरर्स हैं उसको दूर कर सकते थे, मगर वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी, दूसरा वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करके वो क्लाइंट शायद ले गया। तो ये चीज़ है कि आप आपको ये सब भी कंसीडर करना है जब आप कम्युनिकेशन ऑडिट करेंगे कि आपने प्रीवियसली क्या मिस्टेक की थी, प्रीवियसली आपने क्या अपॉर्चुनिटी मिस की है, ताकि वो आप फ्यूचर में वो चीज़ें दोबारा दोहराए ना। अब प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन ऑडिट का। कम्युनिकेशन ऑडिट का प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा होता है। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस चीज़ की एडिटिंग ऑडिटिंग जो है, आप किस चीज़ की ऑडिटिंग कर रहे हैं, किस तरह का टारगेट ऑडियंस आपका है। उसके बाद आप समझते हैं कि आप मैसेज किन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन से मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मीडियम उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए आप फीडबैक आप अगर लेना चाहते हैं, या आप सर्वे मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंटरव्यू के थ्रू आप कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं, या आप केस स्टडी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपने मान लीजिए कि आपने एक सर्वे ले लिया और आपने एक प्लान तैयार कर लिया अपना कम्युनिकेशन ऑडिट का। अब उस प्लान को आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो प्लान तैयार किया है वो सही है या गलत है, या उसमें कुछ खराबियां हैं या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आप सुधार सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जो स्टाफ्स हैं, कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीनियर जो मेंबर्स हैं आपकी टीम में या आपके स्टाफ में, तो उनसे आप बात करेंगे, उनको आप अपना प्लान दिखाएंगे, वो प्लान से उनसे फीडबैक लेंगे कि इसमें आपको क्या लगता है क्या कमी है, ताकि आप उसको सुधार सकें।
उसके बाद आप क्या करेंगे, मीडिया कवरेज में। मीडिया कवरेज मतलब आप कुछ मीडिया में जाकर अपने जो ये प्लान्स हैं कम्युनिकेशन में उसको शेयर करेंगे। साथ में मीडिया कवरेज में जैसे आपके कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं, आपने मीडिया के साथ क्या 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 किया, काम किया हुआ है, उसको भी आप शोकेस कर सकते हैं। आखिरी में आप उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने जो भी प्लान आपने तैयार कर लिया है और आपने उसका फीडबैक भी ले लिया है, फाइनली उसको एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने गैदर्ड की है, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे कि जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल अच्छा सही है, तो फिर आप उसको रिलीज कर सकते हैं कम्युनिकेशन ऑडिट। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, आप जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशन बनाना किसी भी कंपनी के बीच में, अपना रेपुटेशन बनाए रखना। अब ये रेपुटेशन आपको इंटरनेशनल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनली आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपकी कंपनी को आपको इंटरनेशनली प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लैंग्वेज और दूसरी चीज़ है आपका कल्चर, दो बैरियर्स हैं जो आपके सामने सबसे पहले आते हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर इंटरनेशनली जा रहे हैं, मान लीजिए आप इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, वहीं स्पेन की तरफ जा रहे हैं, दो ऐसे शहर, ऐसे देश हैं जिनकी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है, तो उनको आप अगर वहाँ के क्लाइंट से आप डील करते हैं, तो आपको उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और उनकी लैंग्वेज में ही उनसे आप डील कर सकते हैं। क्योंकि वो, मान लीजिए स्पेन में वो इंग्लिश भी नहीं समझते, हिंदी भी नहीं समझते, और इंग्लिश जैसे आप इंग्लैंड में डील करेंगे तो वो इंग्लिश समझते हैं, तो आपको इंग्लिश में उनका कल्चर कैसा है उसको रिसर्च करके, उनको समझ के, और उन्हीं की लैंग्वेज में आपको डील करना पड़ेगा। तो ये दो बैरियर हैं, सबसे पहले आपको इनको दूर करना पड़ेगा इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन के अंदर। दूसरा भी लेटेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि रिलायंस के ओनर मुकेश अंबानी जी ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल डील की है फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग के साथ, जिसमें वो जियो मार्ट करके लॉन्च करना चाहते हैं, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट एंड इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जो लोकल किराना व्यापारी हैं या लोकल शॉप है, उनको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसमें काफ़ी रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं मार्क जकरबर्ग ने। तो ये चीज़ देखिए, ये पब्लिक रिलेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। आपने एक इमेज क्रिएट करी, उनने जियो के थ्रू एक इमेज क्रिएट करी मुकेश अंबानी जी ने, जिससे एक इम्प्रेशन पड़ा, एक इम्पैक्ट पड़ा जकरबर्ग के मन में कि यार ये कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करके अपना भी फायदा कर सकता हूँ और इनको भी फायदा होगा। तो इससे दोनों पार्टियों का फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक इमेज क्रिएट करी इंटरनेशनली। मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूँ तो उस पब्लिक जो इमेज उनने क्रिएट करी इंटरनेशनली, उसी का फायदा उनको आज मिला कि फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग उनसे जुड़े और आज उनके साथ वो डील करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पीआर इन स्टेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स। अब देखिए, जो इनने जो टॉपिक यहाँ पर दिया है, मैं मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक कवर होने चाहिए थे, क्योंकि पब्लिक रिलेशन का स्ट्रक्चर पब्लिक एंड प्राइवेट, इसी के अंदर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। स्टेट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब भी वही होता है कि प्राइवेट के अंदर आ जाता है, स्टेट पब्लिक के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दो सेक्टर्स की बात करूंगा, जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर्स की। पब्लिक सेक्टर जैसे आप जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसमें हम काफ़ी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पेट्रोलियम हो, फूड्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसमें जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है वो एक एग्जाम के थ्रू क्लियर होता है। उसमें एक प्रॉपर पोस्ट होती है पब्लिक रिलेशन की। उस पब्लिक रिलेशन की पोस्ट पे एग्जाम होता है, उसके बाद वो पास होके वहाँ पर ऑफिसर बनता है। तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसमें वो डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है अपने गवर्नमेंट के साथ, कि जो भी पॉलिसीज रिलीज करती हैं कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको प्रमोट करने का काम, उसको फैलाने के काम और उसकी चीज़ों के बताने का काम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का रहता है। कि कोई भी पॉलिसीज रिलीज होती है तो उसके बारे में प्रेस रिलीज करके वो बताएगा कि ये कुछ प्लान्स, ये कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ये कुछ स्कीम्स नई लॉन्च की है गवर्नमेंट में, वो बताने का काम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम रहता है। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्पेशलिस्ट का, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में जो पब्लिक रिलेशन होता है, ये भी एक जॉब होती है, स्पेशलाइज्ड जॉब रहती है, मगर इसमें जो एक चीज़ रहती है कि आपको काफ़ी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। यहाँ आपका डायरेक्ट सीधे गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ जैसे वहाँ पब्लिक के अंदर कॉन्टैक्ट होता था, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको कई लोगों के से बातचीत करनी पड़ेगी, आपको कई चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको स्टेक होल्डर के साथ बात करना है, एम्प्लॉयज़ हैं, बाद में क्लाइंट्स हैं।
क्लाइंट्स के अलावा ऑडियंस है, ऑडियंस के अलावा आपके जो मान लीजिए कुछ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स हैं, उनसे भी आपको बात बराबर से रखनी है। तो हर तरफ आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है और आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर चैनल में चलता रहेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखना हर चीज़ के बारे में, और आपको अपनी आंखें तुरंत पूरी तरह से खोल के रखनी है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको तुरंत सुलझाना है एज अ पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट इन अ प्राइवेट सेक्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने पढ़ा पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले मैं 3 यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। कम्युनिकेशन रिसर्च, आईसीटी एंड मीडिया एंड फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन, वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी मास कम्युनिकेशन के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।